हेलो नमस्कार, मैं हूं मसरूर अख्तर और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं रिसर्च पे चर्चा, रिसर्च राइटिंग पे चर्चा कि किस तरीके से हम रिसर्च को लिखते हैं, रिसर्च को राइटिंग देते हैं और रिसर्च को एक लिखित फॉर्म में हम एक किताब में या एक पेपर के रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आज रिसर्च के प्रोसेस को जानेंगे कि रिसर्च थीसिस जब लिखी जाती है या जब हम रिसर्च को लिखित रूप देते हैं तो उनमें किन किन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी होती है और कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमको लिखने होते हैं। ये रिसर्च राइटिंग का प्रोसेस है और ये एक एक्सक्लूसिव पार्ट है आपके पेपर 1 का। और पेपर 2 के रिसर्च का जो पोर्शन है, अगर आपका पेपर 2 में भी रिसर्च है तो भी वहां पे आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल हम इसको पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसको हम जानते हैं रिसर्च प्रोसेस के नाम से या फिर रिसर्च राइटिंग के नाम से। मैं हूं मसरूर अख्तर और हम शुरू करने वाले हैं आज चर्चा रिसर्च राइटिंग में। ये छोटा सा सेशन है, बहुत कमाल का सेशन है। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, इसमें आपको एक ही क्लास में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेप्स मैंने बताएंगे, जो बताऊंगा मैं, जो स्टेप्स, उन स्टेप्स को आप लिखते जाइएगा और एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इसका सीक्वेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है और रिसर्च में अक्सर और बेशतर ये देखने को मिलता है कि आपको इसके सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप गलती ना करें या आप भूले नहीं, उसके लिए आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं रिसर्च क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, अनुसंधान करना, शोध करना। अब उसमें रिसर्च 3 प्रकार के हो गए। एक बेसिक हो गया या उसको हम प्योर कहते हैं, दूसरा अप्लाइड हो गया और तीसरा हमारा हो गया एक्शन रिसर्च। इन तीनों ही फॉर्म ऑफ रिसर्च में वी नीड टू राइट आवर रिसर्च, वी नीड टू राइट आवर डेटा एनालिसिस, वी नीड टू राइट आवर फाइंडिंग्स। उन फाइंडिंग्स को लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या प्रोसेस है, वो हम जानने वाले हैं इसमें। ठीक है, यहां पर आपके सामने यहां स्टेप्स दिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे रिसर्च करने के 8 स्टेप दिए हुए हैं। यानी जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे तो इन 8 टॉपिक्स को आप फॉलो करेंगे और ये 8 मुख्य बिंदु आपके रिसर्च रिपोर्ट में होने चाहिए। राइट, अब यहां पर हम इनको देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है और ये क्या क्या पॉइंट्स, इनके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी। तो पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं समस्या का चयन। ठीक, अब समस्या क्या है? ये समस्या आपकी एकेडमिक समस्या है, ये समस्या आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम है। हम स्पेसिफिकली यहां पर एकेडमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे। हालांकि एकेडमिक प्रॉब्लम के अलावा भी रिसर्च के बहुत सारे एरियाज हैं, मगर आप समझने के लिए अभी इसको एकेडमिक प्रॉब्लम से ही जोड़ के रखिए। हमारी समस्या क्या है? मान लीजिए हम एक समस्या लेके चल रहे हैं कि कक्षा 8 के बालकों का हमको देखना है इंपैक्ट, कि प्रॉपर स्लीप का हमको इंपैक्ट किस पे देखना है? अचीवमेंट पे। ठीक है, टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑफ प्रॉपर स्लीप ऑन द अचीवमेंट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रॉब्लम है या ये हमारी समस्या है। ठीक है, तो ये आप पहले क्या करेंगे? समस्या का चयन करेंगे। अब उस समस्या के चयन के लिए आपको डिफरेंट जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ थीसिस को आप स्टडी करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट स्कॉलर्स के राइटिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, आपके इस समस्या से रिलेटेड जितना भी काम हुआ है वो काम आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी पढ़ाई को हम कहते हैं इवेलुएट द लिटरेचर, या इसको हम अलग से नाम देते हैं रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, अब ये हम रिव्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमारे ही टॉपिक से मिलता जुलता किसी और ने काम किया हो। ठीक है, अगर नहीं किया है तो जो मेरा टॉपिक है वो और जो हमने लिटरेचर पढ़ा है इनके बीच में क्या संबंध है, यानी कितने गैप हमको मिल रहे हैं। गैप्स मीन अंतर। ये गैप वो है कि जहां पे हम वर्क कर सकते हैं, या इसको हम वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं। कि शायद अगर मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड 20 साहित्य पढ़े हों, मान लीजिए मैंने 20 काम देखे हों या 20 लोगों का 20 रिसर्च स्कॉलर्स का मैंने काम स्टडी किया है, उसके बाद मुझे लगा कि इस एरिया में काम नहीं हुआ है, जैसे ये एरिया मान लीजिए स्लीप और अचीवमेंट का एरिया है, इसमें काम नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको यानी इस टॉपिक पे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो लिटरेचर वाला एरिया है ये हमें इंसाइट देता है कि हमें कितना काम करना है, और हमें एज ए प्रूफ अपने प्रीवियस या जो हमने लिटरेचर पढ़ा एज ए प्रूफ हमें यहां से कौन सा कंटेंट मिल रहा है या कौन सा मटेरियल हमें यहां से प्राप्त हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ये दो चीजें। तो पहला क्या था, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है अपनी समस्या को, यानी समस्या निकालना है किस समस्या पे हम शोध करें या रिसर्च करें। दूसरा, इस समस्या से रिलेटेड जो भी किताबें लिखी गई, जो भी थीसिस का काम किया गया, शोध किया गया, हम उसको स्टडी करेंगे। क्या जानने के लिए कि कौन से गैप्स अभी रह गए हैं। गैप्स मतलब वर्किंग एरियाज, कि कहां पे अभी काम करना बाकी है। राइट। तीसरा, इसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, और हाइपोथेसिस का काम हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाइपोथेसिस का काम हमारा जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वाला चैप्टर करते हैं, उसी समय हमारा यह काम भी स्टार्ट हो जाता है हाइपोथेसिस वाला। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम उसको अनुमान लगा के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि प्रॉपर स्लीप का अचीवमेंट पर प्रभाव पड़ता है, या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमने एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस को या इससे तरीके से, चूंकि ये साबित नहीं है ना अभी कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये लिटरेचर पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि ये क्वेश्चंस यहां पे बनाए जा सकते हैं, या स्टेटमेंट ये इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, और यही हमारा वर्किंग स्टेटमेंट भी होता है जिस पे हम काम करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके हम डेटा को एनालाइज करते हैं, और हमें उस डेटा के इंटरप्रिटेशन के बाद अपना रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और फिर हम इन्हीं को क्या करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे यहां पर रिसर्च डिजाइन में। इस रिसर्च डिजाइन में हम वो सारी बातें लिखेंगे जो हम करने वाले हैं। ठीक है, कि सैंपल कहां से लेंगे, पॉपुलेशन क्या होगा, हमारे मेथड्स क्या होंगे, किस किस तरीके के हमारे सैंपल्स होंगे, और सैंपल का एरिया क्या होगा, क्या उसमें लिमिटेशन डिलिमिटेशंस होंगी, वो सारी बात हम कहां लिखेंगे, इस रिसर्च डिजाइन में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें अपना पॉपुलेशन डिस्क्राइब करना होता है। अब पॉपुलेशन, हालांकि हम इसको जनसंख्या बोलते हैं, हम इसको जनसंख्या बोलते हैं, मगर ये उस जनसंख्या से थोड़ा सा भिन्न है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपको, कि आपके पास एक कोई बाग है, ठीक है, फार्म है, बाग है, बगीचा है, और मान लीजिए आपको वहां के पेड़ों पे कुछ छिड़काव करना है दवा वगैरह का। ठीक है, अब फार्म बहुत बड़ा है, बाग बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे,
फार्म का ये छोटा सा हिस्सा लेके यहाँ पर छिड़काव करके, मान लीजिए यहाँ पर 4 पेड़ों पे आपने छिड़काव किया, या 20, 25, 30 पेड़ होंगे, यहाँ पे आपने छिड़काव किया और इन पेड़ों पे आपने उसका असर देख लिया, उसका प्रभाव देख लिया, किसका? दवा के छिड़काव का। तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि जो प्रभाव यहाँ के पेड़ों पर पड़ा है वही प्रभाव इस पूरे बाग में अगर हम छिड़काव कर दें तो पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आवर सैंपल। ठीक है, तो यही पॉपुलेशन को हम डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और इसी पॉपुलेशन से हमारा क्या निकलेगा बेटा? सैंपल निकलेगा। ठीक है, सैंपल। अब इसी सैंपल को हम इस हाइपोथेसिस के अनुरूप क्या करने वाले हैं? इन्हीं सैंपल से हम डेटा इकट्ठा करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 सैंपल है, 80 लोगों ने कहा है कि जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा होता है। और 20 लोगों ने कहा है कि हमारा स्लीप का अचीवमेंट से कोई प्रभाव नहीं है, स्लीप का अचीवमेंट से कोई प्रभाव नहीं है। यानी अगर हम सोएं तो भी हमारा उतना ही स्लीप, उतना ही अचीवमेंट होगा, और नहीं सोते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो भी हमारा अचीवमेंट उतना ही होगा। तो ये होता है सैंपल। ठीक है, और इन्हीं के जवाबों से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इनसे जो जवाब हमको मिलता है हम उसी से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और इसी हाइपोथेसिस के अनुरूप हम क्या बनाते हैं? अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी हम फोकस्ड ग्रुप का इंटरव्यू भी ले लेते हैं। ये तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के। तो अपने सैंपल से हम क्या करेंगे बेटा? डेटा कलेक्ट कर लेंगे। यानी जितने भी लोग हमने चुने हैं इस पॉपुलेशन में, मान लीजिए हमने ये 200 लोग चुने हैं, तो इन 200 लोगों को हम सैंपल कहेंगे, और इन्हीं से क्वेश्चनेयर के थ्रू हम क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब हमें डेटा मिल गया, यानी इन 200 लोगों का जवाब हमें प्राप्त हो गया, उनसे हमको कुछ रिस्पांस मिल गया, इनको हम रिस्पोंडेंट भी कहते हैं। तो उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। अब इस डेटा एनालिसिस में बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, SPSS लगता है, या फिर एक्सेल से आप कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स है जो डेटा एनालिसिस में काम आती हैं। और इसी डेटा एनालिसिस में हम क्या लगाते हैं? टेस्ट भी लगाते हैं, T टेस्ट लगाते हैं, F टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर लगाते हैं, एनोवा लगाते हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो हमको डेटा एनालाइज करके देंगे। डेटा एनालाइज का मतलब कि वहां से हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब ये रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के अनुरूप हैं तो ओके है, और नहीं है तो भी हम उसको लिखेंगे कि ये बातें यहां पर, यानी हाइपोथेसिस हमारी कभी नल हो गई और कभी अल्टरनेटिव हो गई, या कहीं पे हमको ये देखने को मिलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। किसमें? इन वेरिएबल्स में, स्लीप और एकेडमिक अचीवमेंट में। इनमें कभी ये देखा जाएगा कि क्या है, कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और कभी देखा जाएगा नहीं है। तो इस डेटा को एनालाइज करके हम ये सारी बातें निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में यही सारे हम सीक्वेंस लिख के चले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमारी एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, और इस रिपोर्ट के बाद आपको PhD अवार्ड कर दी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस रिपोर्ट में हमें क्या करना है कि प्लेगरिज्म से बचना है, प्लेगरिज्म से बचना है, और हमको रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हुए ही काम करते रहना है, और कोशिश करना है कि जितना कम, UGC ने तो कहा है कि 10% से कम आपका प्लेगरिज्म रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि 10% तक जो प्लेगरिज्म है वो परमिसिबल है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये छोटे से लेक्चर में आपको ये देखने को मिल गया कि किस तरीके से हम अपनी रिसर्च की रिपोर्ट लिखते हैं, या फिर हम अपने थीसिस को लिखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और किन टॉपिक्स में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं।
ठीक है। तो ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है या जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इनके सीक्वेंस पे आ जाता है, ठीक है, कि सीक्वेंसिंग कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, या कभी कभी ये हो जाएगा कि रिसर्च राइटिंग में कौन सा नहीं होता है, ठीक है, या कौन सा टर्म कौन सा स्टेप नहीं होता है, ठीक। और आपको इसके बारे में मैंने और भी जो चीजें बताई हैं हाइपोथेसिस वगैरह, वो हम अपनी क्लासेस में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।